हेलो फ्रेंड्स, मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट की। और चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट का हमारा जो टॉपिक है वो भी सेम ही है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो पहली पार्ट में हमने बात करी थी ईयू की और आसियान की। आज हम बात करेंगे सार्क की और ब्रिक्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सार्क क्या है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, तो हमको ये याद रखनी है। अब ये जो सार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है 8 साउथ एशियन नेशंस का। मतलब सार्क में सिर्फ 8 साउथ एशियन नेशंस हमने इन्वॉल्व करे हैं। और ये 8 साउथ एशियन नेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए थे 1985 में। ठीक है, ये सार्क जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सार्क जब इस्टेब्लिश हुआ तब 8 मेंबर्स नहीं, उसके तब सिर्फ 7 मेंबर्स थे। ठीक है, अफगानिस्तान वो बाद में जोड़ा, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, साउथ एशिया का मतलब है डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस। ठीक है, मतलब साउथ एशिया का आप मतलब देखें तो उसमें हर जगह डाइवर्सिटी है। जैसे कि आप इंडिया में जाएं तो इंडिया का अलग कल्चर है, आप पाकिस्तान जाएं तो पाकिस्तान का अलग कल्चर है, वहीं पर आप नेपाल जाएं तो नेपाल का अलग कल्चर है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी है हर सेंस में। तो भी वो एक जियो पॉलिटिकल स्पेस शेयर करते हैं। जियोपॉलिटिकल स्पेस से मतलब है कि अगर हम सार्क देखें तो वो कुछ ऐसा होगा, मतलब हमारा पूरा इंडिया होगा उसमें, हमारा नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ठीक है, एक पूरा ऐसा लगता है कि एक कॉन्टिनेंट जैसा बना हुआ है, इसीलिए जियोपॉलिटिकल स्पेस वर्ड यूज किया गया है। इसका जो टारगेट है वो रीजनल कोऑपरेशन है और कलेक्टिवली सेल्फ डिपेंडेंस है, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर। ठीक है, जो मोदी जी ने स्टार्ट करा है अभी, तो उसके ऊपर इसका ये पूरा टारगेट है। अब फाउंडर मेंबर्स हम देखते हैं। फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान, फोर्थ मालदीव्स, फिफ्थ श्रीलंका, सिक्स्थ इंडिया एंड सेवंथ पाकिस्तान। और अफगानिस्तान ने ज्वाइन करा था सार्क को 2007 में। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया कि मेंबर्स कौन कौन से हैं और फाउंडर मेंबर्स कौन कौन से हैं। अब सार्क का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो लोकेटेड है काठमांडू, नेपाल में। और उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी वो हैं एस्ला वीराकुन। ठीक है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं ईसला वीराकुन। ये भी एक एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल और एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इंक्रीज कोलेब्रेशन, मतलब कंट्रीज के बीच में आपसी संबंध अच्छे रहें, वो ये ऑब्जेक्टिव है इसका। टैक्स सिस्टम बहुत इजी हो जाए और इजी ट्रेड हो। इजी ट्रेड हमने पहले भी बात करी थी, या हम फ्री ट्रेड एरिया जिसको कहते थे। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया जिसमें किसी भी चीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के पैसे नहीं लगते हैं, हम उसको फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं। तो इन्होंने भी एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया, तो उसे नाम दिया गया साउथ एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको साफ्टा कहा गया। ठीक है, ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंश्योर करता है इजी ट्रेड को, मतलब इजी ट्रेड हो, कोई दिक्कत ना हो ट्रेड में। ये स्टैब्लिश किया गया इक्विटेबल बेनिफिट्स के लिए, सबके लिए, मतलब सबको इक्वल बेनिफिट्स मिले। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वहीं पर नेपाल जो है वो बहुत छोटा है तो उसे बेनिफिट कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबको इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। और यही एग्रीमेंट साइन किया गया 6 जून 2004 को। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई कीजिए सार्क एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है। ठीक है, सार्क कैसे न्यू सेंटर ऑफ पावर है, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देंगे। जैसे कि 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड्स हेयर, मतलब 17% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हमारे इन 8 कंट्रीज में लाई करती है या एग्जिस्ट होती है। और प्रेजेंस ऑफ 5 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मेगा सिटीज इन दिस रीजन, मतलब इस पूरे सार्क या साउथ एशिया के रीजन में 20 मेगा सिटीज पूरे वर्ल्ड में से 5 मेगा सिटीज हमारे इस सार्क वाले रीजन में रहती हैं। ठीक है, एंडोड विद इनर्मस नेचुरल रिसोर्सेज, पूरा जो बड़ी बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ ये सार्क एरिया घिरा हुआ है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत रिच है। न्यूक्लियर पावर स्टेट इंडिया जो है वो भी सार्क में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सार्क कैसे न्यू सेंटर ऑफ पावर है, 17% ऑफ पॉपुलेशन रहती है, प्रेजेंस ऑफ 5 मेगा सिटीज है, इनरमस नेचुरल रिसोर्स है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और न्यूक्लियर पावर स्टेट इंडिया जो है वो इसी सार्क का हिस्सा है।
अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। ये ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स से मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब। ठीक है, देखें आप, तो बी से क्या हो गया? ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। लेकिन जब ये फाउंड हुआ था 2006 में, तो ये ब्रिक्स नहीं था, तब ये ब्रिक था। इसका मतलब क्या है कि साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है। ठीक है, ब्रिक फाउंड हुआ था 2006 में, और ब्रिक्स में चेंज हो गया जब साउथ अफ्रीका मिल गया अपनी पहली ही मीटिंग में 2009 में। हमको ये याद रखना है कि ब्रिक फाउंड हुआ था 2006 में और ब्रिक्स बना 2009 में। अब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स हमने 8 ऑब्जेक्टिव देखे। टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट, ये जो रीजनल डेवलपमेंट से मतलब है ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उनका डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड है टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं। थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सारे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी बढ़ाई जाए। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो इनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें ये अच्छे से यूटिलाइज करे और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे अपना। फिफ्थ, बिल्डिंग रिलेशनशिप बनाए ये एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज तक। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इन्हीं के बीच में संबंध बहुत बुरे हों। टू इम्प्रूव प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल स्ट्रेटजीज, ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एजुकेशनल स्ट्रेटजीज जो हैं इनको सुधारें, इन्हें चेंजेस लाते रहें। ठीक है, टू बी द प्लेटफॉर्म फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर पीस रहे और सिक्योरिटी रहे। ठीक है, और लास्ट है एट्थ, टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी को ये इम्प्रूव करें। अब एडवांटेजेस क्या हैं ब्रिक्स के, तो पढ़ते हैं। इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर देन चाइना आफ्टर 2020, ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से बहुत तेज फास्ट कर रहा है। ठीक है, 2020 के बाद करेगा। राइजिंग इनकम्स इन द ब्रिक्स नेशंस विल क्रिएट अ न्यू मिडिल कंज्यूमर क्लास, ब्रिक्स नेशंस में जैसे ही इनकम इंक्रीज होगा उसकी वजह से एक नया मिडिल क्लास कंज्यूमर बनेगा, मतलब मिडिल कंज्यूमर क्लास बनेगा। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ देयर कंज्यूमर मार्केट्स एंड द राइज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज राइज होंगी और कंज्यूमर मार्केट जो है वो भी एक्सपेंड होगा। इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स जो हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स ग्रोथ के होंगे ग्लोबल इकोनॉमी में, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स का मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट वर्क प्ले करेंगे। यहाँ पर इन आएगा, ये गलती से एन ही लिखा गया है, मिसप्रिंट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपोलरिटी इन इंटरनेशनल अफेयर्स, और पहला जैसा कि हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, जब यूएसएसआर डिसबैंड हो गया था या डिसइंटीग्रेट हो गया था तब एक क्या दिक्कत थी कि यूनिपोलर ना हो जाए वर्ल्ड, और वो यूनिपोलर यूएस ना बना दे। अगर हम ब्रिक्स में रहते हैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, मतलब एक ही पोलरिटी नहीं होगी, बहुत सारे सुपर पावर होंगे हमारे वर्ल्ड में। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लॉस्ट स्पीड एंड एटीट्यूड ओवर 2 ईयर्स, 2 साल से, पिछले 2 साल से ये स्पीड खो रहा है अपनी। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इतना ज़्यादा उनका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। चांसेस ऑफ इंट्रा ट्रेड डिस्प्यूट्स आर हियर, मतलब ये जो ब्रिक्स देश है ना इनके अंदर जो वो ट्रेड हो रहे हैं उसी में डिस्प्यूट आ रहा है, जैसे कि इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है इस टाइम, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए चाइना जो है बहुत ज़्यादा क्रूल बिहेवियर क्या है। ठीक है, वो क्या करता है, ट्रेड तो बहुत अच्छा करता है हमारे साथ, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं उनको मारना चालू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड है डिफिकल्टीज ऑफ आर्टिकुलेटिंग देयर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन सम सॉर्ट ऑफ कॉमन विजन बिकेम मोर एविडेंट, मतलब क्या होता है कि लोग एक ही साथ अपने जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, मतलब कोई देश की कुछ और चाहता है जबकि कोई देश कुछ और चाहता है, और वो एक जगह पर जब आ जाते हैं तो उनके कुछ विजन मिल भी जाते हैं। ठीक है, और कुछ और ही बना देते हैं जो भयंकर भी हो सकता है, मतलब गलत भी हो सकता है। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं और डिफरेंट ही इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल एरेना में, जैसा कि आप देखें तो चाइना जो है वो क्या है, कम्युनिज्म से है, और हमारा इंडिया जो है वो अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म सबका आधा आधा है। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में लोकेटेड है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक है? ये हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसा टाइप का ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो हमको याद रखना होगा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।